नमस्ते विद्यार्थियों। आज अपन समास के बारे में पढ़ेंगे। समास। तो समास किसे कहते हैं, समास का क्या अर्थ होता है, इसको जानना जरूरी है। तो जो समास शब्द है, समास शब्द सम धन आस से मिलकर बना है। समास शब्द किससे मिलकर बना है? सम धन आस। समास शब्द सम धन आस से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है संक्षिप्त या छोटा करना। समास शब्द समधन आस शब्द से मिलकर बना है और इस समास का जो अर्थ है वो संक्षिप्त या छोटा करना होता है। तो समास शब्द समधन आस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है संक्षिप्त या छोटा करना। अब है कि समास किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या संयोग को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के संयोग को समास कहते हैं। समास का अर्थ, समास का अर्थ दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, क्या? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या संयोग को समास कहते हैं। क्या? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या संयोग को समास कहते हैं। और इस मेल में विभक्ति चिन्हों का जो लोप होता है, यानी इस समास में जब मेल करते हैं, समास में क्या होता है? विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। देखिए, समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या संयोग, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों को जब आपस में मिलाते हैं, जब वो आपस में मिलते हैं, तो उसको समास कहते हैं। अब दो या दो से अधिक शब्द, जैसे विद्या का आलय, ये दो शब्द हैं, विद्याधन आलय। अब इसको जब मिलाएंगे, जब इसका मेल होगा, तो क्या हो जाएगा? विद्यालय। जैसे रसोई घर है, रसोई धन घर, तो यहाँ पर इसका जब संयोग करेंगे तो रसोई घर। तो इस प्रकार से जब दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है और इसी मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब इसमें
जब इस सामासिक, ये तो कहलाता है सामासिक शब्द, क्या कहते हैं इसको, सामासिक शब्द। और जब इस सामासिक शब्द का जब वापस विग्रह करते हैं तो इसमें जो विभक्ति चिन्ह लगाया जाता है, और विभक्ति चिन्ह लगा करके इसको क्या किया जाता है, विग्रह किया जाता है। जैसे रसोई का घर या रसोई के लिए घर, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, रसोई के लिए घर या रसोई घर, विद्या का आलय या विद्या के लिए आलय। तो यहाँ पर विद्यालय शब्द, तो इसका विग्रह करते हैं तब इसमें जो विभक्ति चिन्ह है वो लगाया जाता है, और जब समास किया जाता है तो जो विभक्ति चिन्ह होता है उसको हटा दिया जाता है। तो आगे समझिए समास किसे कहते हैं। तो दो से अधिक शब्द होते हैं, और जब वो शब्द आपस में मिलते हैं तो उसको समास कहते हैं। और जब समास किया जाता है तो उस शब्दों के बीच में जो विभक्ति चिन्ह लगा होता है वो विभक्ति चिन्ह हट जाता है। अब यह है कि जो समस्त पद होता है, समस्त जो पद होता है उस समस्त पद में दो शब्द होते हैं, दो पद होते हैं। समस्त पद में दो पद या दो शब्द होते हैं। एक होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। पहले वाला जो शब्द होता है वो पूर्व पद कहलाता है, और दूसरे वाला जो शब्द होता है वो उत्तर पद कहलाता है। यानी समस्त जो पद होता है, समास का जो समस्त पद होता है वह पूर्व पद और उत्तर पद कहलाता है। इसे अभी बताया था कि विद्यालय, तो ये तो जो विद्यालय है, विद्या है, ये तो हो गया इसका पूर्व पद। और आलय, तो इसका विग्रह करते हैं तो विद्या धन आलय, इस प्रकार से होता है। तो उसका ये पूर्व पद हो गया और ये क्या हो गया, उत्तर पद हो गया। ये उत्तर पद होता है। जैसे यथाशक्ति, तो शक्ति के अनुसार, तो यथा में ये जो जी शक्ति है, या इसको इधर भी कर सकते हैं, इसमें दो पद हो गए, एक यथा और एक शक्ति। तो ये पूर्व पद हो गया यथा, और शक्ति क्या हो गया, उत्तर पद हो गया। उत्तर का मतलब बाद वाला, पूर्व का मतलब पहले वाला। तो पूर्व पद पहले वाला पद और उत्तर पद का मतलब द्वितीय पद। तो इसको पहले वाले पद को पूर्व पद कहा जाता है और द्वितीय शब्द या द्वितीय पद को उत्तर पद कहा जाता है। अब इसमें विग्रह, ये तो होता है समास। समास में क्या होते हैं कि दो या दो से अधिक शब्द होते हैं, जब वो आपस में मिलते हैं, संयोग होता है, तो उसको तो हम समास कहते हैं। उस समास जब किया जाता है, उस समास करते समय जो विभक्ति चिन्ह होता है, उस विभक्ति चिन्ह का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। लेकिन जो विग्रह है ये इसका विपरीत होता है। समास का मतलब समस्त, एक यानी बिखरे हुए शब्दों को क्या करते हैं, बिखरे हुए पदों को एक जगह करते हैं। और विग्रह का मतलब होता है उसको अलग करना, यानी जो सामासिक शब्द होता है, समास शब्द होता है, उसको अलग करने की जो प्रवृत्ति होती है वो विग्रह कहलाती है। विग्रह करने में जब विग्रह किया जाता है उसका शब्द का, तब उसमें क्या किया जाता है, उसमें जो विभक्ति चिन्ह होते हैं उस विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे विद्या मंदिर है, विद्या मंदिर है,
यह है समास शब्द। क्या कहलाता है ये? समास शब्द। तो समास शब्द जब इसका विग्रह करेंगे तो इसमें विभक्ति चिन्ह लगाया जाएगा। तो विद्या का मंदिर। तो इसमें ये विभक्ति चिन्ह है और ये विभक्ति चिन्ह लगा करके ही उसको क्या किया गया? विग्रह किया गया। विग्रह का मतलब अलग अलग टुकड़ों में। तो विद्या का मंदिर। अब इसमें कौन सा संबंध कारक हो गया? कौन सा कारक हो गया? संबंध। का, के, की, गागेरी, नानेरी। जब इन शब्दों का प्रयोग होता है तो वह कहलाता है संबंध कारक। तो संबंध क्या हो गया? विद्या का मंदिर, अर्थात जो विद्या मंदिर है अर्थात विद्यालय है वो किसके लिए? विद्या के लिए। तो विद्या अर्थात शिक्षा। तो शिक्षा और जो मंदिर है दोनों में संबंध हो गया किसके द्वारा? का के द्वारा। इसी प्रकार जैसे राम कृष्ण, राम कृष्ण, तो इसमें इसका विग्रह करेंगे तो राम और कृष्ण। राम और कृष्ण। तो ये समास शब्द हो गया और ये समास विग्रह हो गया। इसको समास भी कह सकते हैं, सामासिक शब्द भी कह सकते हैं। और ये हो गया होता है विग्रह, जिसको अलग अलग टुकड़ों में किया जाता है। तो ये राम इसका पूर्व पद और ये कृष्ण हो गया उत्तर पद। इसमें कौन सा? और का, और चिन्ह का प्रयोग किया गया है, यानी इस शब्द के द्वारा इसका विग्रह किया गया है। तो ये कहलाता है विग्रह। विग्रह का मतलब सामासिक शब्दों का संबंध व्यक्त करने के लिए जब उनके बीच में विभक्ति चिन्ह लगाया जाता है तो वह विग्रह कहलाता है। सामासिक शब्दों का जो संबंध होता है उस संबंध को व्यक्त करने के लिए जब उसमें विभक्ति चिन्ह लगाए जाते हैं तो विभक्ति चिन्ह लगाने पर या विभक्ति चिन्ह लगाकर उसको प्रकट किया जाता है, लिखा जाता है, तो वह विग्रह कहलाता है। आगे समझ में कि समास किसे कहते हैं, समास का अर्थ क्या होता है और विग्रह क्या होता है। समास सम धन आस दो शब्दों से मिलकर बना होता है जिसका अर्थ होता है संक्षिप्त या छोटा करना। समास जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या संयोग होता है उसको समास कहते हैं। समास जब किया जाता है तो उसमें जो विभक्ति चिन्ह होते हैं उस विभक्ति चिन्हों का क्या किया जाता है? लोप किया जाता है। समस्त जो पद होता है अर्थात जो समास शब्द होते हैं उसमें दो पद होते हैं, एक पूर्व पद कहलाता है और एक होता है द्वितीय पद। तो जो पहले वाला जो शब्द होता है वो पूर्व पद कहलाता है और द्वितीय वाला जो शब्द होता है वो क्या कहलाता है? उत्तर पद कहलाता है। विग्रह, विग्रह किसे कहा जाता है? तो जो समास शब्द होता है ठीक इसका उल्टा क्या होता है? विग्रह होता है। यानी जो सामासिक शब्द होते हैं उस सामासिक शब्दों के मध्य संबंध बताने वाले जो विभक्ति चिन्ह होते हैं उस विभक्ति चिन्हों को ही समास विग्रह कहते हैं। दो या दो से अधिक जब जो शब्द होते हैं उन शब्दों के मध्य जो संबंध बताने के लिए जिन विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह समास विग्रह कहलाता है। अर्थात जो एक जगह शब्द है उसको अलग अलग करने की जो प्रवृत्ति होती है वो विग्रह कहलाती है। ठीक है, इस प्रकार से ये समास और विग्रह। अब यह है कि जो समास है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जो समास है समास के प्रकार। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 8 प्रकार के 6 प्रकार के होते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अव्ययीभाव समास। दूसरा होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष
समास। तीसरा होता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। चौथा होता है द्विगु समास। पांचवा होता है द्वंद्व समास। और छठा होता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। इस प्रकार से अपने जो समास है वो 6 प्रकार के होते हैं। पहला अव्ययभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास और पांचवा है द्वंद्व समास, छठा है बहुब्रीहि समास। इस प्रकार से जो समास है वो 6 प्रकार के होते हैं। अब है अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास किसे कहते हैं? तो जो अव्ययभाव समास है इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। पहली विशेषता यह है कि जो अव्ययभाव समास है इसमें प्रथम पद प्रधान होता है। अव्ययभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है और इस समास का जो पहला पद है वो पहला पद है वो अव्यय होता है। अव्यय का मतलब जिसका लिंग, वचन, कारक, काल इनके आधार पर अव्यय नहीं कर सकते, इसको घटा नहीं सकते, इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, उसका जो रूप है वो वैसा की वैसा ही रहता है। अव्यय का मतलब जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है वो अव्यय कहलाता है। तो अव्ययभाव समास में पहला पद प्रधान होता है। इस पहले पद में अव्यय नहीं किया जा सकता है। इसमें कारक, इस पहला जो पद है अर्थात जो अव्यय पद है इसके लिंग, वचन, कारक, काल इनमें परिवर्तन नहीं किया जाता है। उसका जो रूप है वो सदैव वैसा ही रहता है, एक समान रहता है। तो इसमें अव्ययभाव समास में पहला पद प्रधान होता है। दोबारा देखिए, अव्ययभाव समास किसे कहते हैं? अव्ययभाव समास का जो पहला पद है, पूर्व पद है, वो प्रधान होता है। और अव्ययभाव समास के जो पहला पद है उसमें अव्यय होता है अर्थात उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसका जो अव्यय पद है उसका रूप, लिंग, वचन, कारक, काल वो सदैव एक सा रहता है, वो कभी बदलता नहीं है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अव्ययभाव समास जिसमें पहला पद प्रधान होता है, जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति। अब इसका जब विग्रह करेंगे यथाशक्ति तो शक्ति के अनुसार, किसके अनुसार? शक्ति के अनुसार। तो जो पहला पद है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जैसा था, तो शक्ति के अनुसार। दूसरा है आजन्म, आजन्म, जन्म पर्यंत। जन्म पर्यंत अर्थात संपूर्ण जीवन। आजन्म हो गया रातों रात, रातों रात, रात ही रात में।
रात ही रात में, प्रतिक्षण, प्रति का मतलब हर क्षण। तो इस प्रकार से जो अव्ययभाव समास है, अव्ययभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है और जो पहले वाला जो पद है उसके लिंग वचन कारक काल, इसमें किसी प्रकार का अव्यय नहीं किया जा सकता है, उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, तो वह अव्ययभाव समास कहलाता है। अव्ययभाव समास का जब विग्रह करेंगे तो जैसे यथाशक्ति है तो शक्ति के अनुसार, आजन्म जन्म पर्यंत, रातों रात, रात ही रात में, प्रतिक्षण हर क्षण। तो इस प्रकार से इसका विग्रह किया जाता है। दूसरा है, तो आ गया पहला अव्ययभाव समास किसे कहते हैं। अव्ययभाव समास में पहला पद है, पूर्व पद है, वो प्रधान होता है। इसका जो पहले पद है उसमें किसी प्रकार का अव्यय नहीं किया जा सकता है, परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। परिवर्तन किसके आधार पर, कारक काल, इनके आधार पर इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो जैसा शब्द था उसी के अनुसार उसको लिखा जाता है। इसमें पहला पद प्रधान होता है, पहला पद का महत्व होता है। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, तो जो तत्पुरुष समास होता है, इस तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है, अर्थात इसमें उत्तर पद, जिसको उत्तर पद भी कहते हैं, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। यानी जो द्वितीय पद है वो प्रधान होता है, पहला पद है वो गौण होता है, द्वितीय पद का कोई ज़्यादा महत्व नहीं होता है। तो दोबारा देखिए, तत्पुरुष जो समास है उसका उत्तर पद या द्वितीय पद प्रधान होता है और प्रथम पद गौण होता है। तत्पुरुष समास में पहला पद जो है वो संज्ञा या विशेषण युक्त होता है। तत्पुरुष समास में पहला पद क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम। पहला पद संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा अथवा सर्वनाम वो विशेषण होता है। दोबारा देखिए, तत्पुरुष जो समास है उस तत्पुरुष समास में पहला पद संज्ञा अथवा विशेषण होता है। तत्पुरुष समास में पहला पद संज्ञा या विशेषण युक्त होता है और द्वितीय पद इसमें प्रधान होता है। इसको ऐसे देखिए कि तत्पुरुष जो समास है उस तत्पुरुष समास में पहला पद संज्ञा या विशेषण युक्त होता है और जो द्वितीय पद है वो क्या होता है, प्रधान होता है, अर्थात द्वितीय पद का महत्व होता है। और जो प्रथम पद है उसके साथ विभक्ति का लोप हो जाता है। तत्पुरुष समास में प्रथम पद की जो विभक्ति है उस विभक्ति का समास करते हैं तब उसकी विभक्ति का लोप हो जाता है। जब इसका समास विग्रह किया जाता है तब उसमें विभक्ति चिन्ह लगा दिया जाता है। दोबारा देखिए, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है, पहला पद संज्ञा या विशेषण युक्त होता है, द्वितीय पद में प्रधान होता है और तत्पुरुष समास में क्या होता है, विभक्ति का लोप हो जाता है। जब इसका समास करते हैं तो इसमें विभक्ति जो चिन्ह होते हैं उसको हटा दिया जाता है। जब इसका विग्रह किया जाता है तो इसमें जो विभक्ति चिन्ह होते हैं उसको लगा दिया जाता है। देखो, अभी जो ये तत्पुरुष समास है क्या होता है, तत्पुरुष जो समास है वो कारक के आधार पर 6 प्रकार के होते हैं। यानी कारक कितने होते हैं, 8 होते हैं, लेकिन उन 8 में से 2 कारक कर्ता कारक और जो संबोधन कारक है
इसका इसमें प्रयोग नहीं किया जाता है। बाकी जो 6 कारक है उस 6 कारक की विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। कर्ता कारक और जो संबोधन कारक है इनका इनमें प्रयोग नहीं किया जाता है। बाकी जो 6 कारक है इस 6 कारकों का तत्पुरुष समास में प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला है कर्मधारय, कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास। दूसरा है कर्ण तत्पुरुष समास। कर्ण तत्पुरुष समास। कर्म इसका विभक्ति चिन्ह होता है। कर्ता ने कर्म को, इसका विभक्ति चिन्ह को, कर्ण से, के द्वारा या द्वारा। कर्ण तत्पुरुष से, द्वारा या के द्वारा। तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान के लिए, संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान का मतलब के लिए। अपादान तत्पुरुष समास। चौथा है अपादान तत्पुरुष समास। अपादान से अलग होना। अपादान से अलग होना के लिए प्रयोग किया जाता है। पांचवा है संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास। संबंध का, के, की, नाने, नी, तो ये संबंध तत्पुरुष समास होते हैं। अधिकरण। छठा है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण में, पेपर। अधिकरण के जो विभक्ति चिन्ह होते हैं में, पेपर होते हैं। तो इस प्रकार से जो तत्पुरुष समास है वो कितने होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? कारक के आधार पर। कर्ता कारक और जो संबोधन कारक है उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। बाकी जो 6 कारक होते हैं इस 6 कारकों के आधार पर तत्पुरुष समास का विग्रह किया जाता है। पहला है कर्म तत्पुरुष समास जिसका विभक्ति चिन्ह होता है को। दूसरा है कर्ण तत्पुरुष समास जिसका विभक्ति चिन्ह होता है से, द्वारा या के द्वारा। तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान का विभक्ति चिन्ह होता है के लिए। अपादान तत्पुरुष, अपादान जो तत्पुरुष समास है, अपादान से अलग होना। पांचवा संबंध तत्पुरुष समास। तो संबंध कारक तत्पुरुष समास में काके की, गागेरी, नानेरी इस प्रकार से संबंध व्यक्त किए जाते हैं। छठा है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण में, पे, पर। तो इस प्रकार से जो तत्पुरुष समास है वो कारक के आधार पर 6 प्रकार के होते हैं। तो पहला है कर्मधारय समास। पहला है कर्मधारय समास।
तो कर्मधारय जो समास है, इस कर्मधारय समास में, इस समास में जो विभक्ति चिन्ह है, उस विभक्ति चिन्ह कौन सा, को, जो को विभक्ति है, विभक्ति चिन्ह है, उस को विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। कब? जब समास किया जाता है। यानी जब तत्पुरुष समास में जब विग्रह शब्द होता है, उसका जब संबंध या समास किया जाता है, तो उसमें जो को विभक्ति है, उस को विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे यश प्राप्त, यश प्राप्त, ये समास शब्द है। तो इसमें ये तो हो गया। अब इसका जब विग्रह करेंगे तो यश को प्राप्त, यश को प्राप्त, तो ये जो समास विग्रह शब्द है, जब इसका समास किया जाता है तो इसमें जो को चिन्ह है, इस को चिन्ह का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। किसमें? तत्पुरुष समास, कर्मधारय तत्पुरुष समास में। तो यस, तो ये हो गया। इसको क्या कहते हैं? पूर्व पद, और इसको उत्तर पद। पहले वाला जो शब्द है वो पूर्व पद होता है, और दूसरा वाला जो शब्द है वो उत्तर पद कहलाता है। तो पूर्व पद और उत्तर पद दोनों के मध्य जो को कारक चिन्ह है, उस को कारक चिन्ह को हटा दिया जाता है। किसमें? कर्मधारय, कर्म तत्पुरुष जो समास होता है, कर्म तत्पुरुष समास में जो उसका विभक्ति चिन्ह को है, उस को हटा दिया जाता है। कब? जब उसका समास किया जाता है, सामासिक शब्द बनाया जाता है, तब उस को जो विभक्ति चिन्ह है उसको हटा दिया जाता है। जैसे स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त, तो इसका विग्रह करेंगे तो स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। इसी प्रकार जैसे ग्रामगत, गत मानी गया हुआ, तो ग्राम माने गांव, ग्राम को गत यानी गांव को गया हुआ, ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। आशातीत, आशा को अतीत, आशा को अतीत, तो ये होता है आशातीत। तो स्वर्ग प्राप्त, तो इसमें कौन सा कारक चिन्ह? को, स्वर्ग को प्राप्त, ग्रामगत, ग्राम को गत, ग्राम को गया हुआ, आशातीत, आशातीत, आशा को अतीत, यानी आशा, तो आशा को अतीत। इस प्रकार से इसका विग्रह किया जाता है। तो जब विग्रह किया जाता है तब तो उसमें विभक्ति चिन्ह को लगा दिया जाता है, और जब सामासिक शब्द किया जाता है तो उसमें जो विभक्ति चिन्ह है उसको हटा दिया जाता है। तो कर्मधारय, कर्म तत्पुरुष जो समास होता है, उस कर्म तत्पुरुष समास में जब इसका समास किया जाता है तो को जो विभक्ति चिन्ह है उसको हटा दिया जाता है। दूसरा है कर्ण तत्पुरुष समास। कर्ण तत्पुरुष समास, कर्ण की विभक्ति से, के द्वारा। तो कर्ण तत्पुरुष समास जब किया जाता है तो उसमें से या के द्वारा जो विभक्ति चिन्ह होता है उसको हटा दिया जाता है। कर्ण तत्पुरुष समास जब किया जाता है या समास किया जाता है, तब उन शब्दों के मध्य से द्वारा या के द्वारा शब्द लगे हुए होते हैं, उनको हटा दिया जाता है, तो वह कर्ण तत्पुरुष समास बन जाता है। जैसे तुलसीकृत,
तुलसी कृत। तो इसका जब विग्रह करेंगे तुलसी द्वारा कृत। इसी प्रकार से जैसे रेखांकित, रेखांकित, रेखा से अंकित, रेखा से अंकित। गुरुदत्त गुरु द्वारा दत्त, यानी गुरु द्वारा दिया हुआ। तो जब कर्ण तत्पुरुष समास होता है, उस कर्ण तत्पुरुष का जब विग्रह करते हैं तो उसमें जो कर्ण तत्पुरुष की जो विभक्ति है, कर्ण कारक की जो विभक्ति है, उसको लगा दिया जाता है, और जब समास किया जाता है तो उस विभक्ति को हटा करके सामासिक शब्द किया जाता है। जैसे इसमें तुलसीकृत, तो तुलसी के द्वारा रचना की हुई या तुलसी के द्वारा लिखा हुआ, किया हुआ। तो यहाँ पर द्वारा, तो इसमें हो गए ये दोनों में व्यक्त कर रहा है शब्द की क्या किसके द्वारा कृत है, किसके द्वारा बनाई हुई है, तो तुलसी के द्वारा किया हुआ। रेखांकित किसके द्वारा अंकित की हुई है, रेखा से अंकित की गई है। जैसे कोई भी शब्द है उसको महत्व बताने के लिए अपन नीचे उसके अंडरलाइन कर देते हैं, तो वो होता है रेखांकित। गुरुदत्त गुरु द्वारा दत्त, यानी गुरु के द्वारा दिया हुआ, तो वो होता है गुरुदत्त। तीसरा है संप्रदान, संप्रदान। तो संप्रदान तत्पुरुष समास है, तो संप्रदान के लिए, यानी प्रदान करना। संप्रदान जो तत्पुरुष है, इसमें संप्रदान कारक की जो विभक्ति है के लिए, इसका लोप हो जाता है। यानी संप्रदान तत्पुरुष में जब इसका कारक, जब इसका समास किया जाता है, तो इसमें जो के लिए जो विभक्ति चिन्ह है उसको हटा दिया जाता है। जैसे रसोई घर, तो जब उसका विग्रह करेंगे रसोई के लिए, रसोई के लिए घर, देशभक्ति, देशभक्ति, जब इसका विग्रह करेंगे देश के लिए, भक्ति, धर्मशाला, धर्मशाला, धर्म के लिए, शाला, हथकड़ी, हाथ के लिए, कड़ी। तो संप्रदान जो तत्पुरुष समास है, जब उसमें के लिए इसका विभक्ति चिन्ह होता है, जब इसका समास किया जाता है तो के लिए विभक्ति चिन्ह को हटा दिया जाता है। जब उसका विग्रह कर रहे हैं तो रसोई के लिए घर के लिए लगा देते हैं, और जब इसका सामासिक शब्द किया जाता है तो रसोई घर लिख दिया जाता है। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, जब इसका समास किया जाता है तो देशभक्ति शब्द लिखा जाता है। धर्मशाला, तो धर्म के लिए शाला, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। तो ये जो विभक्ति चिन्ह है उसको जब विग्रह करते हैं तो इसको लिख दिया जाता है, और जब इसका सामासिक शब्द किया जाता है, समास किया जाता है, तो विभक्ति चिन्ह के लिए को हटा दिया जाता है। चौथा है अपादान तत्पुरुष समास। तो अपादान
अलग होना, यानी एक चीज़ या एक व्यक्ति का जब दूसरे व्यक्ति या दूसरी चीज़ से अलग होना के लिए जब इसका प्रयोग किया जाता है तो वह कहलाता है अलग होना के लिए। तो अपादान, तो जब अपादान कारक की जो विभक्ति है इसमें से लुप्त हो जाती है, अपादान से लुप्त हो जाती है, यानी ये अलग होने के लिए प्रयुक्त करती है। तो जब भी अपादान समास किया जाता है, अपादान तत्पुरुष समास किया जाता है, तो इसमें जो से विभक्ति है इसका लोप हो जाता है। जैसे देश निकाला, देश निकाला, तो देश से निकाला, देश निकाला, देश से निकाला, कामचोर, काम से चोर, सॉरी कामचोर, काम से चोर, यानी काम से जी चुराने वाले को क्या कहते हैं, कामचोर। जन्मांध, जन्मांध, जन्म से अंधा, उसको क्या कहा जाता है, जन्मांध कहा जाता है। ऋण मुक्त, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। तो इस प्रकार से जो अपादान कारक है, इस अपादान कारक का जब समास किया जाता है तो इसमें जो से विभक्ति चिन्ह लगा होता है उस से विभक्ति चिन्ह को हटा दिया जाता है, तो वह अपादान तत्पुरुष समास बन जाता है। और जब इसका विग्रह किया जाता है तो इसमें से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, वह प्रयोग कर दिया जाता है, तब वह अपादान तत्पुरुष समास का विग्रह हो जाता है। तो जब विग्रह करते हैं तो इसमें जो विभक्ति चिन्ह है उसको लगा दिया जाता है और समास किया जाता है तो विभक्ति चिन्ह को हटा दिया जाता है। अगला है संबंध तत्पुरुष समास। संबंध जो तत्पुरुष समास है उसकी विभक्ति है काके की, गागेरी, नानेरी, चाचेरी। तो इस प्रकार से ये दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के बीच में संबंध व्यक्त करते हैं। ये जो विभक्ति चिन्ह होते हैं ये दो व्यक्ति, दो वस्तु, इनके बीच में संबंध व्यक्त करने वाले चिन्ह होते हैं। तो इस प्रकार से ये संबंध कारक कहलाते हैं। संबंध जो कारक है उसमें दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के बीच में जिन चिन्हों के द्वारा, जिन विभक्ति चिन्हों के द्वारा जब संबंध व्यक्त किया जाता है तो वह संबंध कारक कहलाता है। अब जो संबंध कारक के जो चिन्ह होते हैं उसी के आधार पर संबंध तत्पुरुष समास किया जाता है। तो जब उसको समास किया जाता है तो तत्पुरुष समास को संबंध कारक के जो चिन्ह है उसको हटा दिया जाता है और जब विग्रह किया जाता है तो उसको लगा दिया जाता है। तो संबंध में जैसे गंगा जल, गंगा जल, तो गंगा जल जब ये समास हो गया इसका विग्रह करेंगे तो गंगा का जल। तो इसमें गंगा और जो जल है इन दोनों में संबंध किया जाता है कि जो जल है वो किसका है, गंगा का है, गंगा नदी का है। तो का शब्द के द्वारा इस दोनों के बीच में क्या किया जा रहा है, संबंध व्यक्त किया जा रहा है। जीवन साथी, जीवन साथी, तो जब इसका विग्रह करेंगे तो जीवन का साथी, क्या, जीवन का साथी। भारतवासी, भारतवासी, भारत का
वासी, क्या? भारत का वासी, तो वो क्या कहलाता है? भारतवासी कहलाता है। पराधीन, पर के अधीन अर्थात दूसरे के अधीन। ग्रामोगत, ग्रामोगत, ग्राम को ग्रामोत्थान, ग्रामोत्थान, ग्राम का उत्थान। तो इस प्रकार से संबंध जो तत्पुरुष समास है, इस संबंध तत्पुरुष समास का विग्रह किया जाता है। गंगा जल, गंगा का जल, जीवन साथी, जीवन का साथी, भारतवासी, भारत का वासी, पराधीन, पर के अधीन, ग्रामोत्थान, ग्राम का उत्थान। तो का, के, इन विभक्ति चिन्ह है उसको जब समास किया जाता है तो हटा दिया जाता है। जब इसका विग्रह किया जाता है तो इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है तो वो विग्रह हो जाता है। तो ये होता है तत्पुरुष वो संबंध तत्पुरुष समास। संबंध का मतलब होता है दो व्यक्ति या दो वस्तु होते हैं, उनमें जब इन चिन्हों के द्वारा, कौन से? काके की, गागेरी, अनेरी, इनसे संबंध व्यक्त किया जाता है तो वह संबंध तत्पुरुष समास होता है। छठा है अधिकरण। अधिकरण कारक। अधिकरण का मतलब इसमें कौन से चिन्ह होते हैं? में, पे, पर, यानी किसी चीज के अंदर, उसके ऊपर जब उसका संबंध व्यक्त किया जाता है तो वह अधिकरण कारक कहलाता है। अधिकरण कारक अधिकरण जब तत्पुरुष समास किया जाता है तो उसमें जो विभक्ति चिन्ह में, पे, पर होता है इसका लोप कर दिया जाता है। अधिकरण तत्पुरुष समास को जब बनाया जाता है तो उसमें में, पे, पर जो विभक्ति चिन्ह है उसको हटा दिया जाता है। जैसे रणधीर, रणधीर, जब इसका विग्रह करेंगे तो रण में धीर, धीर का मतलब योद्धा, रण का मतलब युद्ध भूमि, तो रण क्षेत्र में जाने वाला उसको कहा जाता है रणधीर, रण क्षेत्र का योद्धा। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, पुरुषों में, पुरुषों में उत्तम, उसको क्या कहा जाता है? पुरुषोत्तम कहा जाता है। यानी सभी पुरुषों में महान उसको कहा जाता है पुरुषोत्तम। आप बीती, आप बीती का मतलब आप पर बीती, आप पर बीती उसे कहा जाता है आप बीती। कहते हैं ना आप बीती बता रहा है वो, तो स्वयं में जो घटना घटित होती है उसको कहा जाता है आप बीती। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर, युद्ध में स्थिर होता है उसको कहा जाता है युधिष्ठिर। अब जो युधिष्ठिर था वो क्या था? युद्ध से विचलित नहीं होता था, वो स्थिर रहता था, हर अपने जो कार्य है, हर जो अपना उसको तत्परता से करता था, इसीलिए उसको युधिष्ठिर कहा जाता है। उसी प्रकार जैसे और हो सकता है गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश,
यानी घर में प्रवेश, तो गृह प्रवेश। तो अधिकरण जो तत्पुरुष समास है, जब इसका समास किया जाता है तो इसमें में, पे, पर जो विभक्ति चिन्ह होते हैं उसको हटा दिया जाता है, तो वहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास बन जाता है। और जब इसका विग्रह किया जाता है तो अधिकरण तत्पुरुष समास में जो भी विभक्ति चिन्ह है उसको लगा दिया जाता है। तो इस प्रकार से तत्पुरुष समास है वो कारक के आधार पर 6 प्रकार के होते हैं, और इन 6 प्रकार के आधार पर इसका विग्रह समास किया जाता है। जैसे कारक 8 होते हैं, तो इस कारक में कर्ता कारक और जो संबोधन कारक है इसका प्रयोग तत्पुरुष समास में नहीं किया जाता है। बाकी जो 6 प्रकार के समास होते हैं, उस 6 प्रकार के जो कारक होते हैं उसके आधार पर समास किया जाता है। पहला है कर्मधारय तत्पुरुष समास, इसकी विभक्ति को होती है। जब इसका समास किया जाता है तो को विभक्ति चिन्ह को हटा दिया जाता है। दूसरी है कर्ण कारक, कर्ण का मतलब से, के द्वारा, तो जब इसका विग्रह किया जाता है या विग्रह किया जाता है तब इसकी विभक्ति चिन्ह को लगा दिया जाता है, और जब समास किया जाता है तो से या के द्वारा जो विभक्ति चिन्ह है उसको हटा दिया जाता है। तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष समास, तो संप्रदान तत्पुरुष समास का में जब समास किया जाता है तो इसमें जो के लिए जो विभक्ति चिन्ह है उसको हटा करके सामासिक शब्द किया जाता है। चौथा है अपादान, किसी चीज़ को अलग होने के लिए से शब्द के द्वारा इसको प्रयुक्त किया जाता है, और जब इसका समास किया जाता है तो से शब्द को जो से विभक्ति चिन्ह है उसको हटा दिया जाता है। पांचवा है संबंध तत्पुरुष, तो संबंध जो तत्पुरुष समास है, इस संबंध तत्पुरुष समास में 2 व्यक्ति या 2 वस्तुओं के बीच में का, के, की, गागेरी, नानेरी इन शब्दों के द्वारा, इन विभक्ति चिन्हों के द्वारा संबंध व्यक्त किया जाता है। जब इसका संबंध समास किया जाता है तो इन विभक्ति चिन्हों को हटा दिया जाता है। छठा है अधिकरण तत्पुरुष समास, तो अधिकरण जो तत्पुरुष समास है इसमें में, पे, पर जो विभक्ति चिन्ह है उसको हटा दिया जाता है। तो इस प्रकार से तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। कर्मधारय समास ये नेक्स्ट आगे वाली क्लास होगी उसमें पढ़ाया जाएगा।